कभी कभी कोई वीडियो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेंज कर देता है और ये वही वीडियो है। अभी तक का ऐसा वीडियो इस चैनल पे कोई अपलोड नहीं किया गया है एक्सेल का। ये वीडियो आपके एक्सेल चलाने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल देगा। इसमें वो सारे फॉर्मूलों का समावेश है जिसकी ज़रूरत आपको अपने काम में होती है। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके एक्सेल चलाने का जो तरीका है, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। यहां पर आपको मिलने वाले हैं ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले, फंक्शंस और टिप्स और ट्रिक्स जिसकी आपको एक्सेल में बहुत ज़रूरत रहती है जब आप लाइव किसी काम को करते हैं। अक्सर करके ऐसा होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें फॉर्मूले तो पता है और ढेर सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना कौन सा है, किस तरीके से हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला, बिल्कुल मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप एक्सेल में किसी भी सेल का फॉर्मेट यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, करेंसी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और कहीं भी आप फॉर्मूले में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम करेंसी सिंबल ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 20, तो आप देखेंगे मेरे 20 टाइप करते ही वो जो सिंबल है वो करेंसी में कन्वर्ट हो गया। और अगर हमें 20 का गुणा करना है 30 से, तो आप बड़े आसानी से इस 20 को, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है, तब भी इसका गुणा इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लिखना होता 20 लीटर या 20 केजी, तो ये कुछ इस तरीके से होता। और अगर इसका आप गुणा करते 10 से या 20 से, तो यहाँ पर गुणा करते समय आपको इस तरीके का एरर दिखाई देता। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से, आप जैसे रुपए का इस्तेमाल करते हैं करेंसी का सिंबल दर्शाने के लिए, ऐसे आप किसी भी यूनिट को यहाँ पर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जिस भी सेल में आपको यूनिट इस्तेमाल करनी हो, उन सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट है वहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको दिखाएंगे नंबर फॉर्मेट की बहुत सारी कैटेगरीज। तो आपको जाना है सबसे नीचे कस्टम में। कस्टम में भी आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जो 0 वाला नंबर है इसको सेलेक्ट करना है, टाइप पे जाना है, एक स्पेस देना है और यहाँ पर डबल कोट लगाना है। डबल कोट में आप वो यूनिट टाइप कर दीजिए जिस भी यूनिट को आप अपने सेल में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं केजी को और डबल कोट दोबारा से बंद कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देखेंगे वो जो अंक है वो केजी में या उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बहुत सारे लोगों को बॉक्स लिखने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को पैकेट लिखने की ज़रूरत होती है। तो आपको जो भी यूनिट यहाँ पे लिखनी हो आप उसे लिख सकते हैं और इस यूनिट का आप किसी भी फॉर्मूले में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 10 से गुणा करना हो 20 केजी का, तो आपको यहाँ पर तीसरे सेल में लगाना है बराबर का निशान, केजी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। यहाँ पर आप स्टार सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल कीपैड से। दूसरे सेल को सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर केजी लिखा होने के बावजूद भी ये जो फार्मूला है ये काम कर रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अविनाश कुमार के कुछ नंबर हैं। इन्होंने 2 पेपर दे दिए हैं, हिंदी के और विज्ञान के, और वहाँ पर उन्होंने अपने नंबरों की कैलकुलेशन की है। तो हिंदी में ये कुल 30 नंबर लेके आए हैं और विज्ञान में 35। इस तरीके से जो इनका प्रतिशत बनता है अभी तक का वो 13% है। लेकिन जो इनको प्रतिशत लेके आना है वो लगभग 60 से 65 के बीच में लेके आना है। तो ये पता करने के लिए हमने यहाँ पर एक एड इन इंस्टॉल किया है एक्सेल का, जिसका नाम है सॉल्वर। अब ये एड इन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर। यहाँ पर आपको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पर आपको एड इन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको मैनेज एक्सेल एड इन पर जाना होगा। यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा सॉल्वर एड इन, बस इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। कुछ ही सेकंड्स में ये एड इन आपके एक्सेल में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। गोल सीक फंक्शन जो हमने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये केवल एक सेल के लिए काम करता है, लेकिन जो सॉल्वर है उसमें आप कितने भी सेल्स को ऐड करा सकते हैं। अब देख लेते हैं सॉल्वर काम कैसे करता है। बस आपको सॉल्वर पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये हमसे पूछ रहा है टारगेट सेल। तो टारगेट सेल आपको देना है प्रतिशत वाला, क्योंकि हमें प्रतिशत को ही टारगेट करना है। क्लिक करके बस आप टारगेट सेल को सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू मैक्स, मिनिमम और वैल्यू ऑफ।
यानी यहाँ पर आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए, मिनिमम चाहिए, या आप यहाँ पर कोई ख़ास वैल्यू देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देना चाहते हैं लगभग 60%, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 58%। अगर आप प्रतिशत में कोई आंसर चाहते हैं तो यहाँ पर जो सिंबल है परसेंटेज का वो ज़रूर लगाइए, नहीं तो वो जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो इसके बाद ऑप्शन आएगा बाई चेंजिंग सेल का, और यहाँ पर आप देखेंगे जो सिलेक्शन है वो एक सार नहीं है, यानी एक बार में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके सिलेक्शन के बीच में कोई गैप है या कोई नंबर लिखा हुआ है, आप उसे छोड़ के सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप कंट्रोल का बटन प्रेस कर लीजिए, पहले 2 सेल्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर तीसरे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो बड़े आराम से हो जाएगा। हो सकता है कि जो सॉल्वर है वो 100 से ज़्यादा नंबर भी किसी विषय में दे दे, तो यहाँ पर आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं। ऐड के बटन पर जाकर सेल रेफरेंस देना है आपको। इस सेल में आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, यानी आप गणित में कितने नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम दे देते हैं इसको 70 नंबर। इसके बाद इसको ऐड करा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में भी आप कोई ऐसा टारगेट फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख दीजिए। तो अब इंग्लिश में भी हम यहाँ पर टारगेट फिक्स कर देते हैं 65 का और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमने इंग्लिश के लिए और गणित के लिए यहाँ पर टारगेट फिक्स कर दिया है, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं किया है, और सारी चीज़ें हमारी फिक्स हो गई हैं। अब बस यहाँ पर हमें सॉल्व पर जाना है। तो आप देखिए जैसे कि हमने कंप्यूटर का टारगेट फिक्स नहीं किया था तो कंप्यूटर में ऑलरेडी उसको 90 नंबर दे दिए गए हैं, और यहाँ पर जो प्रतिशत हमने फिक्स किया था यानी 58 वो यहाँ पर आ गया है। गणित में 70 नंबर उनको मिल गए हैं, इंग्लिश में 65 उनको मिल गए हैं, और कंप्यूटर में 90 जो पूरी भरपाई है वो कंप्यूटर में कर दी गई है। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक्सेल में ये 2 लिस्ट हैं जिनमें हम कुछ सेम नाम टाइप हुए हैं लेकिन कुछ नाम में अंतर है। आपके पास हो सकता है इससे लंबी भी लिस्ट हो क्योंकि इस लिस्ट में केवल 24 नाम हैं। अब अगर इन दोनों लिस्ट को आपसे मैच कराने के लिए बोल दिया जाए तो आप एक एक करके मैच कराएंगे और ये काम बहुत कठिन हो जाएगा। इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी लिस्ट को मैच करा सकते हैं। पहला तरीका है एग्जैक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इन लिस्टों को मैच करा सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी वो कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी कैच करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जहाँ पर आपके पास कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं और आप उन्हें मैच कराना चाहते हैं तो भी आप वहाँ से करा सकते हैं। इसके लिए आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है एग्जैक्ट EXACT और ब्रैकेट ओपन करना है। लेकिन याद रहे ये जो फॉर्मूला है ये केवल 2 कॉलम को ही मैच कराता है, यानी 2 से ज़्यादा फिगर ये नहीं लेगा। अगर आपके पास 3 रो हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट 1 के लिए सेलेक्ट करना है A को और टेक्स्ट 2 के लिए सेलेक्ट करना है कॉलम B को और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब ये यहाँ पर मैच कराएगा। अगर आपकी फिगर सेम है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रू, अगर आपकी फिगर सेम नहीं है तो यहाँ पर लिखा आएगा फॉल्स। इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ फॉल्स है। यहाँ पर देखेंगे हमने सीता की जगह यहाँ पर सतीश टाइप किया हुआ है, गणेश की जगह रोहित टाइप किया हुआ है, और यहाँ पर भी वही सेम हमने फिगर टाइप की हैं। लेकिन अगर हम सेम नाम में एक जो स्पेलिंग है उसको हम कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते यानी R कर देते, यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है, तो आप देखेंगे फिर भी इसको फॉल्स बताता। तो ये एक तरीका है, आप दोनों टेबल्स को बड़े आराम से मैच करा सकते हैं। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से एक नए तरीके से इसको मैच कराना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल ये करेंगे कि इन दोनों कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और बस हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें रॉ डिफरेंस वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर टिक करेंगे और इसे यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि वो सेल सेलेक्ट हो गए हैं अपने आप जो पहली वाले जो कॉलम थे उनसे अलग हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रोहित सेलेक्ट हो गया है, सतीश सेलेक्ट हो गया है, यहाँ भी ऊपर सतीश सेलेक्ट हो गया है। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी अगर आपके लेटर स्मॉल और कैपिटल में लिखे हुए हैं तो ये उन्हें नहीं पकड़ेगा, ये केवल टेक्स्ट को लेगा। अगर राम है तो राम से राम को मैच कराएगा, सतीश से सतीश को मैच कराएगा, ना कि ये मैच कराएगा कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। अब बहुत सिंपल तरीका है, आप यहाँ से कलर कोडिंग में जाइए और सिलेक्शन के दौरान ही यहाँ से कोई भी एक कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे सारे जो सेल हैं वो येलो कलर से डिस्प्ले होने लग जाएंगे और बड़े आराम से आप पकड़ लेंगे कौन सा सेल सही है और कौन सा गलत है। अगर ये 1 से ज़्यादा होते तब उस कंडीशन में ये क्या करता है, तो हम जो गलत वाली रो है उसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि अब 1 से ज़्यादा जो सही होंगे उनको मैच कराएगा और जो तीसरा गलत होगा उसको आपको हाईलाइट कर देगा। तो बस आपको सिंपल इन तीनों को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर गो टू स्पेशल पर जाना है और यहाँ से दोबारा से रॉ डिफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेना है।
तो आप देखेंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं जो पहली दोनों रो को मैच करा के अलग से आए हैं। यानी यहाँ पे रोहित 2 बार दिया गया है लेकिन गणेश अलग है तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। अब इसे आप हाईलाइट करेंगे तो देखिए ठीक इसका उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या देखा कि ये दोनों कॉलम सेम है और ये जो है ये अलग है, इसलिए उसने जो पहले वाला सेल था उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन 2 होती तो वो दूसरे वाले सेल को हाईलाइट करता। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी लिस्ट है जहाँ आप मैच कराना चाहते हैं दोनों कॉलम्स को, तो आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगाने के लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है, जहाँ पर सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा है और उसके बाद हमने नाम लिखा है और नाम के आगे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो इस लिस्ट में 3 बार लगभग रिपीट हुए हैं और हम इनको फ़िल्टर करा के देखेंगे। यहाँ से हम केवल राम नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसे फ़िल्टर करा के। तो आप देखेंगे कि जब आप राम को फ़िल्टर कराएंगे तो राम तो वहाँ पर फ़िल्टर हो के आ गया है, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो गया है और इसके साथ साथ जो नंबर हैं उनका भी सम यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आप सम निकालेंगे भी तो हो सकता है कि ये पूरी टेबल का सम दे या यहाँ पर कोई आपको रिज़ल्ट दे ही ना। अब जो हम तरीका अपनाने वाले हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से होगा जो हमने शीट नंबर 1 पे बनाया है। आप देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके की शीट है। पहला जो कॉलम है वहाँ पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में नंबर लिखे हुए हैं, इसका नीचे टोटल है और बीच में नाम दिए गए हैं। अब हम इसको फ़िल्टर करा के देखते हैं। फ़िल्टर कराने के लिए हम उसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से किसी एक नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि जो सीरियल नंबर है वो भी ठीक तरीके से आ रहा है और जो टोटल है वो भी ठीक तरीके से आ रहा है। जो फ़िल्टर होकर नाम आए हैं और उसके सामने के जो अंक हैं उनका टोटल नीचे आ रहा है और जो सीरियल नंबर है वो भी ठीक प्रकार से आ रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब राम के साथ में हम गीता के नंबरों को और जोड़ लेते हैं, इसे ओके करते हैं। आप देखिए फिर से सीरियल नंबर ठीक है और जो राम के साथ में गीता के नंबर भी आ गए और उनका टोटल भी यहाँ पर ठीक आ रहा है। अब इस तरीके से एक नाम और यहाँ पर जोड़ लेते हैं। आप देखिए तो ये कैसे होता है एक बार सीख लेते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत लोगों के काम आएगा। इस शीट में तो वो फार्मूला लगा हुआ है, तो हम काम करेंगे दूसरी शीट पर जहाँ पर अभी तक ये चीज़ें डिस्टर्ब आ रही हैं। तो इसको सेलेक्ट और करके इस टेबल को पूरा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम टोटल को ठीक करेंगे कि जो फ़िल्टर करते टाइम टोटल ठीक से है। अभी हमने यहाँ पर सम किया हुआ है। जब हम इसे फ़िल्टर करते हैं तो वो जो टोटल वाला कॉलम है वो गायब हो जाता है, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उससे वो टोटल का कॉलम गायब नहीं होगा और जो फ़िल्टर में रिज़ल्ट आएंगे उनका ही सम निकलेगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सम के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे सब टोटल का। तो आप जब सब लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सब टोटल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जैसे ही आप सब टोटल करेंगे तो आपको कई सारे और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। उन सभी के कोड यहाँ पर आपको आगे दिखाई देंगे। सब टोटल में आप एवरेज करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें सम करना है, हम सम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सम के बाद में आपको देना है रेफरेंस। आप देखेंगे कि मैंने सम सेलेक्ट किया था लेकिन यहाँ पर जो कोड था सम का वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से आप कोड भी सीधे सीधे टाइप कर सकते हैं अगर चाहें तो, अन्यथा आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम ये जो पूरी टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद आप ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल है वो आ गया है। अब इसके बाद हम इसे फ़िल्टर करा के देखते हैं क्या जो टोटल है वो ठीक से काम करेगा। आप देखिए टोटल यहाँ पर डिस्प्ले होने लग गया है फ़िल्टर के बाद भी। यहाँ पर किसी और व्यक्ति का हम खोल के देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर इनका भी टोटल ठीक से डिस्प्ले होने लग गया है। तो फ़िल्टर के साथ में आप सम को इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल करें सब टोटल को। तो फ़िल्टर जब भी आप करेंगे डेटा को तो सब टोटल में वो जो टोटल है आपका वो बिल्कुल ठीक दिखाएगा। बात करते हैं सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर को हम कैसे ठीक करेंगे, दोबारा से हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लगाइए बराबर का निशान, उसके बाद में टाइप कीजिए सब टोटल। सब टोटल आ गया है, इसे माउस से डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है काउंटर, तो इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे इसका कोड आ जाएगा। उसके बाद एक कॉमा लगाइए और रेफरेंस में आप जो आपका ये इसके सामने वाला जो सेल है इसको दे दीजिए। यानी ये जो सेल है ये है B2। आपके सामने जो भी सेल हो आप उसे दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलन और दोबारा से यहाँ पर B2 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब जो पहला हमने B2 टाइप किया है उसको सेलेक्ट करके
आप ये जो रेंज है इसको लॉक कर देंगे या फ्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हम दबाएंगे F4, तो आप देखेंगे जो B2 है वहाँ पर डॉलर का साइन आ जाएगा और ये रेंज लॉक हो जाएगी। इसे एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो 1 आ चुका है। इसको आप पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए। अब ये जो आपका सीरियल नंबर है और जो टोटल है वो दोनों चीज़ ठीक से लग चुकी हैं। अब हम इसे फ़िल्टर करा के देखते हैं। यहाँ से हम चुन लेते हैं कोई 2 नाम, सुरेश और रमेश, इसे ओके कर देते हैं। आप देखिए सीरियल नंबर भी ठीक से आ रहा है और टोटल भी ठीक से आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सीरियल नंबर को और टोटल को जब आप डेटा फ़िल्टर कराते हैं उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत लोगों के काम आने वाला है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में हमने कुछ नाम टाइप किए हैं। यहाँ पर दिनों के नाम भी हैं और कुछ व्यक्तियों के नाम भी हमने यहाँ पर टाइप किए हैं। लेकिन टाइपिंग करते में हमसे एक गलती हो गई है। यहाँ पर हमने कुछ नाम जो सारे स्मॉल में टाइप किए हैं और कुछ नाम हमने कैपिटल लेटर्स में टाइप किए हैं। आप देखेंगे जैसे ये नाम कैपिटल में है, या कुछ नाम हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों मिला के टाइप कर दिए हैं। तो अगर आपने भी कोई ऐसी लिस्ट बना रखी है और आप चाहते हैं कि ये जो सारे नाम हैं ये सभी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं या सभी नाम स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो एक्सेल में इसको करने के लिए एक फार्मूला है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो ये आपको एक एक करके करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में एक छोटे से फार्मूले को इस्तेमाल करके आप इसको एक बार में ही कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं। तो आइए चलिए फार्मूले को जान लेते हैं। तो मान लीजिए हमको ये लिस्ट जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करनी है, यानी सभी को हमें कैप्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसके बराबर या सामने वाले किसी भी सेल में, आप चाहें कहीं भी इसे कर सकते हैं, किसी भी सेल में बराबर का निशान लगा देंगे और टाइप करेंगे अपर केस। तो जैसे ही आप U दबाएंगे आपको यहाँ पर एक नीचे इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको फार्मूले में टाइप क्या करना है। तो UPPER आप टाइप करेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद आप जिस भी सेल को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपर लिखा और ये जो सेल है ये E2 है, इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ था वो ऑलरेडी अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे सेलेक्ट करके आप इसी फार्मूले को नीचे तक खींच देंगे तो आप देखेंगे कि ये सभी नाम जितने हमने इस लिस्ट में टाइप किए हुए हैं वो सभी अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने ये फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको लिखा है, तो इस लिस्ट को आप कहीं भी अगर यूज़ करेंगे तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। हमने अगर ये लिस्ट तीसरे शीट पर कॉपी की तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया था। तो इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करते समय यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसको पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल करने के बाद आप यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वैल्यू को और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे ये जो हमने अभी सभी जितने भी लिस्ट है वो कन्वर्ट की है वो सभी कैप्स में और टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएगी। अब इस लिस्ट का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था तरीका जो है स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल लेटर्स हैं और आप उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सिंपल आपको करना ये होगा कि आपको लिखना होगा लोअर केस। यहाँ पर आप देखेंगे लोअर लिखा हुआ है और सेम वही तरीका आप यहाँ पर अपनाएंगे। इसको सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी लिस्ट है वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी 2 फार्मूले लिए हैं। पहला लिया है कि आप कैपिटल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और दूसरा स्मॉल लेटर्स में अपने किसी भी टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगला फार्मूला है हमारा कि जब आप कहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कुछ डिजिट जो हैं आपके वो दशमलव के बाद में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनको कैसे हम राउंड फिगर में लेंगे। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल ली है। हमने कुछ अंक यहाँ पर लिखे हैं और कुछ यहाँ पर लिखे हैं। हमने किया है ये है कि हमने इस धनराशि में या इस अंक में 7 का भाग दिया है और जिससे हमें
ये रिज़ल्ट मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये राउंड फिगर में आए, यानी कि या तो 363 आए या 364 आए। ये पॉइंट में हमें फिगर नहीं चाहिए। पॉइंट में फिगर अक्सर करके बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जोड़ने में, घटाने में, कहीं आप सम करते हैं तो फिगर में अंतर आता है। तो उसको राउंड में करने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपको यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पर टाइप करना है राउंड, और इसके बाद में एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप जिस भी सेल को राउंड फिगर में लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा लगाकर 0 लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ऐसा करने से ये जो फिगर है ये अपने आप राउंड फिगर में कन्वर्ट होकर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और इसको आप सिंपल फॉर्मूले को नीचे तक पकड़ के खींच दीजिए। आपकी जो सभी फिगर हैं वो अपने आप राउंड फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब हम इसको टोटल करके देखेंगे तो देखिए टोटल में अंतर है, यानी ये जो टोटल है ये टोटल राउंड फिगर में नहीं है और ये जो टोटल है ये राउंड फिगर में है। अब आप इसका कहीं भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके हिसाब किताब में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक्सेल में एक शीट बनाई है जिसमें कि कुछ लोगों का 2 से 4 सालों का डेटा है। 2001 से लेके 2012 तक का उनका डेटा है जो कि सेल का डेटा है, और ये हमने मंथली बनाया है। अब ये जो एंट्री हैं हमारे पास कुल 97 एंट्री हैं। अगर ये एंट्री 10,000 भी होती तो भी आप पिवोट टेबल से इसे बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते थे, यानी कि इसका जो निचोड़ है डेटा का वो बड़े आराम से निकाल सकते थे। और पिवोट टेबल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि आप तुरंत इस डेटा से कोई भी रिज़ल्ट निकाल सकें। अब मान लीजिए आपको राजीव का सेल का डेटा देखना है जो उसने 2001 से लेके 2012 तक की, तो इसको छांटने में आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन पिवोट टेबल से ये कुछ ही सेकंड्स का काम है। तो आइए जान लेते हैं कि पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे डेटा को हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। पिवोट टेबल बनाने के लिए आपको अपनी जो टेबल है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, और टेबल के ऊपर एक बात ध्यान रखिए, आपको ये जो हेडर है ये आपको ज़रूर बनाना है कि कौन सा जो कॉलम है वो किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो साल लिखे हैं उसके ऊपर हमने साल लिख दिया है, ऐसे आप वर्ष भी लिख सकते थे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बन सकता है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर हिंदी के लिए यूनिकोड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है, तो उसी हिसाब से ये इसको शॉर्ट भी कराएगा, यानी हिंदी फ़ॉन्ट के हिसाब से ये शॉर्ट करेगा इसको, तो जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देखिए यहाँ पर साल लिखा है, यहाँ पर नाम लिखा है हमने, यहाँ पर माह लिखा है और ये सेल है। तो हम इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पर आपको पिवोट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर हमने इसे रेंज तो पहले ही दे रखा है। अब चूज़ वेयर यू वांट टू पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी आप पिवोट टेबल की रिपोर्ट कहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है न्यू वर्कशीट का ऑप्शन और एक एक्सटेंड वर्कशीट का ऑप्शन है। यानी कि आप इसी वर्कशीट पर अगर पिवोट टेबल की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए। जब इस पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसे लोकेशन देनी होगी। लोकेशन आप किसी भी सेल में क्लिक करके उसे दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पर लोकेशन दे दिया और इसे ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर जनरेट हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर क्लिक करने पर आप साइड में फील्ड लिस्ट को भी देखेंगे। हमारे पास आप देखेंगे कि टोटल 4 फील्ड हैं, यानी कि साल है, नाम है, माह है, सेल है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 फील्ड आ गए। अब इसके हिसाब से हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। हमें अगर रिपोर्ट चाहिए साल की और सेल की, यानी कि हर साल में कितनी कितनी सेल हुई, पूरी एक साल की अगर आप रिपोर्ट चाहेंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। पहला ऑप्शन साल का, तो आप देखेंगे यहाँ पर साल पर क्लिक करते ही कुछ रिज़ल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें साल वाइज सेल चाहिए तो हम सेल को भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब हम दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर वाली सारी वैल्यू हैं वो जो है यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगी। ये जो है डेटा फील्ड्स हैं, तो साल का जो फील्ड है वो हमें सम नहीं करना है, हमें केवल सेल का फील्ड सम करना है। तो साल वाले फील्ड को उठा के हम रॉ लेवल में ले जाएंगे। ऐसा करते ही साल जो है वो सम नहीं होगी, यानी कि जोड़ी नहीं जाएगी, और जो सेल की वैल्यू है
वो जोड़ी जाएगी। ये जो फील्ड है जहाँ पर आप देख रहे हैं वैल्यू, ये जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए है। ये जो फील्ड है ये कॉलम के लिए है, यानी ऊपर जो आप रिपोर्ट डिस्प्ले करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ इस फील्ड में जो कुछ भी आप उठा के रखेंगे वो फिल्टर करने के लिए होगा, और ये जो फील्ड है ये रॉ के लिए है। तो इसको थोड़ा सा आप 2-4 बार करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि हमने 2001 से लेके 2012 तक के सभी सालों के एक सम रिपोर्ट चाहिए थी, तो हमें यहाँ पर मिल गई। वो जनवरी फरवरी की भी है, यहाँ पर राजीव, अमित, सुरेश सभी का टोटल होकर हर साल की जो सेल है वो टोटल होके यहाँ पर आ गई है, और सभी का टोटल आप ग्रैंड टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सिर्फ राजीव, अमित और सुरेश की टोटल फिगर चाहिए, यानी कि आपको साल की फिगर नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि अब तक इन लोगों ने कितनी कितनी सेल की है, तो आप साल वाले फील्ड से टिक हटा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए नाम के फील्ड पर टिक। अब आप देखेंगे कि आपको जो पिवट टेबल है वो सिर्फ अमित, अविनाश, देवेश की टोटल सेल आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिन फिगर्स का, जिन फील्ड्स का आप सम नहीं चाहते हैं या उनमें कोई काउंटिंग या उनमें कोई फार्मूला नहीं चाहते हैं, तो आपको वो रॉ लेबल्स में रखना है। हमने यहाँ पर अगर आप इसे कॉलम में रख देंगे तो वो इस तरीके से दिखाएगा, और अगर इसे रॉ में रखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाएगा। इसी तरह से आप मंथली अगर चाहते हैं कि टोटल जनवरी के महीने में हमारी कितनी सेल हुई है, मार्च के महीने में हमारी कितनी सेल हुई है, तो वो इसको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। आप देखेंगे टोटल अक्टूबर की सेल, टोटल अगस्त की सेल, तो यहाँ पर जो पिवट टेबल है वो इसको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे केवल अक्टूबर की सेल चाहिए, तो आप यहाँ पर ये फील्ड देख रहे हैं, ये सेम जो हमने पहले फ़िल्टर आपको दिखाया था उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उन महीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन महीने की आपको रिपोर्ट चाहिए। तो आपको अगर अक्टूबर और अगस्त की रिपोर्ट चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पर केवल अक्टूबर और अगस्त की रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी महीनों की रिपोर्ट आ जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन और भी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल देवेश या अविनाश की ही रिपोर्ट चाहिए और वो भी सभी महीनों की, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इस तरीके से पॉसिबल है कि आप नाम को भी सिलेक्ट करेंगे और नाम को उठा के आप रिपोर्ट फ़िल्टर में ले जाएंगे। जब आप रिपोर्ट फ़िल्टर में नाम को ले जाएंगे तो ये जो नाम है वो आपको ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी नाम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर केवल आप अमित को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, या जिस भी नाम की आपको रिपोर्ट चाहिए उसको ओके कर दीजिए। अब ये जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट है केवल अमित की। अमित ने हर जिन सालों में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में जो सेल की है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से यही रिपोर्ट अगर आपको साल वाइज चाहिए तो आप यहाँ से महीने को हटा दीजिए और साल को सेलेक्ट कर लीजिए, और साल को उठाकर यहाँ पर जो सम में दिखा रहा है उसको लेवल रॉ में ले जाइए। अगर आप महीने को चाहते हैं तो महीने को आप कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से इनकी सेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इन्होंने जनवरी में सेल की है, इन्होंने यहाँ पर फरवरी में सेल की है, इस तरीके से ये सेल डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो पिवट टेबल से आप अपना मनचाहा रिजल्ट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। अब बात आती है पिवट टेबल को डिलीट करने की। आप इस टेबल को डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए सिंपल आप टेबल पर क्लिक करेंगे कहीं भी, आपको यहाँ पर रिबन में ये जो पिवट टेबल टूल्स दिखाई दे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको एंटायर पिवट टेबल, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो टेबल है ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगी और बस आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है, तो पिवट टेबल डिलीट हो जाएगी। वीलुकअप फॉर्मूले को बताने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस टेबल में कुछ नाम हैं, उनके जेंडर दिए गए हैं, यहाँ पर एज दी गई है और उनका इंटरेस्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वीलुकअप फॉर्मूला एक तरीके से फ़िल्टर की तरह काम करता है। आप अगर कोई फिगर वहाँ पर लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके सामने वाले रॉ के पूरे रिजल्ट आपको उठाकर दे देगा। तो ये काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं ये लगाया कैसे जाता है। तो वीलुकअप फॉर्मूले के लिए हम सबसे पहले वही इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे वीलुकअप। इसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर ये हमसे सबसे पहले पूछेगा वीलुकअप वैल्यू। तो वीलुकअप वैल्यू में हमें मानिए पता करना है कि मोहित की जो वैल्यू है आगे की जो रॉ में
वो हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू में मोहित का नाम देंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में टाइप करेंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछेगा टेबल अरे, तो आप किस टेबल से इस वैल्यू को खोजना चाहते हैं। तो ये जो पूरी टेबल है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल आ गई है। इसके बाद में एक कॉमा लगाएंगे और अब इसको बताएंगे कॉलम इंडेक्स। अब ये कॉलम इंडेक्स क्या होता है, जो आप वी लुकअप फार्मूला लगा रहे हैं उसमें किस कॉलम को आप सर्च में दिखाना चाहते हैं। तो मानिए हमें मोहित का इंटरेस्ट पता करना है, किस में है या इंटरेस्ट शो करना है, तो हम कॉलम को यहाँ से काउंट करेंगे। जो ABCD लिखा है उसकी जगह हम 1 2 3 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो जो इंटरेस्ट है वो 4 नंबर वाले कॉलम में है, तो हम यहाँ पर उसको दे देंगे 4, यानी हम मोहित के 4 नंबर वाले कॉलम को सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद एक कॉमा और लगाएंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में अगर आपके पहले सभी सेल्स हैं, अगर वो आपने शॉर्ट करा रखे हैं यानी A to Z लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे ट्रू भरेंगे, वरना आप यहाँ पे फॉल्स भरेंगे। तो हम यहाँ पे फॉल्स भरेंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद करेंगे हम एंटर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो हमें दे देगा म्यूज़िक। अब आप देखिए क्या इस टेबल में मोहित का जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक ही है या और कुछ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यूज़िक आ गया। तो ये तो था वी लुकअप फार्मूले को कैसे लगाया जाता है। अब इस फार्मूले को और थोड़ा सा एडवांस लेवल से हम लगा के देखते हैं कि आप बार बार तो यहाँ पर मोहित लिखेंगे नहीं, इसके अंदर कोई अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आपको फार्मूले के अंदर जाके करनी पड़ेगी। तो अब जो सर्च वैल्यू है, जो फाइंड वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू है, उसको हम बाहर कैसे लेंगे। तो बाहर लेने का सिंपल सा तरीका है कि आप जहाँ पर मोहित टाइप कर रहे हैं, देखिए फार्मूला बार में, इस फार्मूले में जहाँ पर मोहित लिखा हुआ है उसकी जगह हम किसी सेल का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर ये जो सेल है, इस जगह G5 सेल इसके आगे खाली पड़ा हुआ है, तो इस सेल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे G5। तो अब क्या करेगा वी लुकअप फार्मूला कि G5 सेल से सर्च करेगा वैल्यू को। तो अभी G5 सेल में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर NA लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर अब G5 सेल में जो हम वैल्यू टाइप करेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहित दोबारा से, तो ये उसको सर्च कर लेगा। अब आप देखिए मोहित हमें इस फार्मूले के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो यहाँ पर हमने लिखा था अब मोहित हमने बाहर ले लिया है। और अब इस सेल से, इस सेल में हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वी लुकअप उसको फाइंड करके हमें यहाँ पर दिखा देगा। मोहित की जगह हम देखिए अभी लिखते हैं यहाँ पर आशी, और ये देखिए आशी का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर बता देगा। देखिए आशी का इंटरेस्ट कंप्यूटर है, तो वी लुकअप ने हमें वो बता दिया। इसी तरीके से आप जो भी वैल्यू चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, यहाँ पर हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और हम ड्रॉप डाउन में से जो भी नाम सेलेक्ट करें वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। वी लुकअप फार्मूले को हम जो कहते हैं लिखा रहने देंगे, इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर केवल एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, तो डेटा वैलिडेशन में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन एक बार और फिर हम यहाँ पर बता देते हैं। इसी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया है वहाँ पर आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में, ये जो मेन्यू है सोर्स में हम सभी नामों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप जो भी नाम से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वी लुकअप फार्मूला उसी नाम का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा, चूँकि वो इस सेल में आ रहा है। आप देखिए आपको नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वी लुकअप फार्मूले को आप अगले सेल में भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी एज और डिस्प्ले कर दे जो नाम इस सेल में आ रहा है। इंटरेस्ट तो दिखा ही रहा है, साथ में एज भी दिखा दे। तो आप दोबारा से वी लुकअप लगा दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। वी लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पर सीधे सीधे G5 टाइप कर दीजिए, कॉमा लगाइए। टेबल अरे, तो टेबल अरे में आप वही टेबल देंगे पूरी, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इंडेक्स की बात आती, तो यहाँ पर एज किस कॉलम में है, ये है 1 2 3 यानी सी में, तो यहाँ पर आप 3 टाइप कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर वही आपको फॉल्स टाइप करना है और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उसने दोनों चीज़ें उठा ली हैं।
यानी इसमें इस सेल में उसने इंटरेस्ट ले लिया है और इस सेल में उसने एज ले ली है। आप यहाँ से आके उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसके बाद आप अगर कोई भी नाम और सेलेक्ट करेंगे तो बदल जाएगा। एक कॉलम और इंसर्ट कर देते हैं, देखिए तो इस तरीके से आप वीलुकअप फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से वीलुकअप फॉर्मूले के बारे में बताएं कि इसे कैसे लगाया जाता है, कैसे इससे कोई भी रॉ का रिज़ल्ट जो है सर्च किया जाता है। आप कितनी भी बार इस रॉ में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर्स आपको आमने सामने रखनी हो। इस फिगर को आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वो आपको सर्च करके दिखा देगा। यहाँ पर हमने एच लुकअप को समझाने के लिए एक टेबल बनाई है जिसमें कि कुछ एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं और उनकी जनवरी से लेके दिसंबर तक की सेल यहाँ पर हमने दिखाई है। ये जो सेल है ये हमने रैंड बिटवीन फॉर्मूले से लगाई है, क्योंकि इतने रैंडमली सेल्स टाइप करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हमने यहाँ पर रैंड बिटवीन का इस्तेमाल किया है। उसके लिए एक हमने वीडियो बनाया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एच लुकअप फॉर्मूले की, उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे आशी की जून मंथ की जो सेल है उसको। तो एच लुकअप से उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप लगाएंगे एक बराबर का निशान और आप टाइप करेंगे एच लुकअप। जब आप एच एल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा। इसको डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अब हमसे ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपको फाइंड करना है जून महीने का। तो जून महीने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे जून और कॉमा में इसको बंद कर देंगे। इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। ये पूछेगा टेबल अरे, तो पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी टेबल है। एक कॉमा और लगाएंगे। अब ये हमसे पूछेगा रॉ इंडेक्स नंबर। वीलुकअप ने इससे हमसे पूछा था कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर, यानी आप की रॉ में जो जिस भी व्यक्ति का आप नाम सर्च कराएंगे या फाइंड कराएंगे वो किस नंबर पर है। तो आप इसको ऊपर से जो है काउंट करेंगे, यानी जो आपका पहला रॉ नंबर है उससे आप काउंट करेंगे जो नाम आपका लिखा है वहाँ तक। इस टेबल के हिसाब से ये नाम हमारा 7 नंबर पर है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से ये नाम हमारे 8वें नंबर रॉ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इसको भी काउंट करने का एक तरीका और है, वो अभी अब आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद लगा देंगे कॉमा। वीलुकअप में हमने आपको बताया था कि अगर आपकी जो टेबल है वो शॉर्ट है तो आप ट्रू का इस्तेमाल कीजिए और अगर शॉर्ट नहीं है तो आप फॉल्स का इस्तेमाल कीजिए। तो हमारी टेबल शॉर्ट नहीं है तो हम यहाँ पर करेंगे फॉल्स का इस्तेमाल, लेकिन वहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स टाइप किया था। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की जगह आप 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 फॉल्स के लिए है और 1 ट्रू के लिए है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 0 का जो कि फॉल्स के लिए है और इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे। तो अब ये जो फिगर है ये है आशी की जून मंथ की। आप देखेंगे यहाँ पर जून मंथ की जो फिगर है वो 27,168 है और यहाँ पर आप देखिए एच लुकअप ने हमसे फाइंड कर दिया है 27,168। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम और एडवांस कर लेते हैं कि ना तो हमें जून सेलेक्ट करना पड़े और ना ही हमें बार बार कॉलम इंडेक्स को बदलना पड़े फॉर्मूले के अंदर, इसे हम बाहर से ही बदल दें। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक नया फार्मूला लगाएंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू का निशान HL, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देंगे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए जहाँ पर हमने जून टाइप किया था हम यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम जून मंथ को ले लेंगे। टाइप करने के लिए हम कोई भी महीना निकालना चाहें उसको टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे में हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और रॉ इंडेक्स कॉलम के लिए भी हम यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपने ये जो सेल था वो सेलेक्ट किया था E19, इसके बाद में हम यहाँ इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे E20 को। ये हमारा जो सेल है वो रॉ इंडेक्स नंबर के लिए है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के लिए 0 ही भरेंगे। आप 0 भर सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं और इसे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी हम टाइप करते हैं यहाँ पर जून और जो रॉ इंडेक्स कॉलम था उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते, चूँकि आशी का हमें निकालना है तो वो 8 में था, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 8। तो ये दोनों चीज़ें फार्मूले ने हमारे बाहरी सेलों से उठा ली हैं।
तो इस तरीके से आप किसी भी महीने का और किसी भी व्यक्ति का यहाँ से सेल निकाल सकते हैं। सिर्फ बाहर ये दो आपको नंबर चेंज करने हैं और आप किसी भी महीने की सेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप रॉ इंडेक्स कॉलम को एक दूसरी तरीके से फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा था कि अगर ये टेबल आपकी ऊपर से शुरू ना होकर कुछ सेल बाद से शुरू हो, मानिए ये टेबल आपकी यहाँ से शुरू, हमने यहाँ पे कुछ सेल इंसर्ट करा दिए, तो अब आप इस फॉर्मूले को कैसे टाइप करेंगे तो हम देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ से 5 सेल इंसर्ट कराए हैं, 5 रॉ इंसर्ट कराई हैं ऊपर, और अब इस फॉर्मूले में हम ये जो रॉ इंडेक्स कॉलम है इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर भी हम सेम पोजीशन वही रखेंगे, यानी हम टेबल से काउंट करना शुरू करेंगे। दोबारा हम एच लुकअप लगा लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एच लुकअप, इसके बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं जून, या आप जो भी महीना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रॉ इंडेक्स कॉलम, तो जहाँ से आपकी टेबल शुरू होती है आप वहाँ से अपनी रॉ को काउंट करेंगे, कि जो ऐसा नहीं है आप ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे, जहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट किया है वहीं से काउंट करेंगे आप हमेशा, चाहे टेबल आपकी ऊपर से शुरू हो, चाहे कहीं बीच में हो, कहीं भी हो, आप काउंट करना शुरू करेंगे अपने टेबल की टॉप से, यानी जहाँ से आपने टेबल को सेलेक्ट किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अभी भी 8 नंबर पर है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से ये 13 नंबर पर है और आपकी टेबल के हिसाब से ये 7 नंबर पर है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले में टाइप करेंगे, फॉर्मूले के लिए फाइंड करेंगे, तो आप ऊपर से ही गिनेंगे इसको, इसके लिए कंफ्यूज ना हो, हमेशा ऊपर से ही गिने, यानी यहाँ जहाँ से आपकी टेबल आपने सेलेक्ट की है। तो इसको कॉमा लगाकर आप लिख देंगे 8, और उसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे और फॉल्स के लिए आप टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट बंद, और एंटर करेंगे। देखिए आपकी वैल्यू सही तरीके से फाइंड होकर यहाँ पर आ जाएगी। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिबन में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा, और इसको अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर जाना होगा आपको एक्सेल ऑप्शन में। यहाँ पर जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको शो डेवलप टैब इन द रिबन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। आप जैसे इसे ओके करेंगे वैसे ही यहाँ रिबन में आपको डेवलपर टैब शो होने लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक और उसके बाद मैक्रोस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो ऑल्ट के साथ में F8 दबाकर भी मैक्रो को रन करा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो हमने यहाँ पर एक शीट बनाई है और यहाँ पर कुछ हमने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उसका विषय लिखा है, और जनवरी से लेकर जुलाई तक के इनके कुछ टेस्ट के अंक हैं वो हम यहाँ पर फीड करेंगे, और ये हम फीड करेंगे मैक्रो की सहायता से। एक पूरा परफॉर्मा जनरेट करेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर विषय लिखेंगे और उनका योग करेंगे, और ये जो स्टेप है ये हमें सभी 6 लोगों के साथ में बार बार करना है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए हम मैक्रो का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टूडेंट है उसके सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाले को, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के बटन को क्लिक करते हैं। जब आप ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले मैक्रो बना रखे हैं तो ऑलरेडी वो 5वां नंबर यहाँ पे आपको दे देगा कि आप इसी नाम को कंटिन्यू चलने दें, तो आप इसे ओके कर दीजिए। अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं। इसके बाद में आप मैक्रो के लिए शॉर्टकट की बना सकते हैं। शॉर्टकट की इसलिए कि जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको बार बार वहाँ से ओपन नहीं करना होगा, आप सीधे शॉर्टकट की को प्रेस करके मैक्रो को रन करा सकते हैं। शॉर्टकट की आपको ऐसी बनानी है जो पहले आपने किसी मैक्रो को न दी हो, या फिर वो आपके एक्सेल की कोई और भी शॉर्टकट की कमांड ना हो। कंट्रोल के साथ में हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और एन का बटन और प्रेस कर लेते हैं, तो एक शॉर्टकट की बन गई ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन। तो ये शॉर्टकट की हम जब भी दबाएंगे तो जो मैक्रो 5 है वो रन होने लग जाएगा। इसे ओके कर दीजिए। तो अब आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होने लग गया है। अब बस आपको करना ये है कि एरो की से आपको नीचे वाले सेल में आना है, और इसके बाद में आपको यहाँ से 5 रॉ इंसर्ट करानी है। तो इस तरीके से रॉ इंसर्ट करा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर विषय टाइप कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर विषय भी टाइप कर लिए हैं और यहाँ पर नीचे इनका योग भी लिख दिया है। अब इन सभी जो विषय हैं उन सभी का हम योग कर लेते हैं ऑटोसम के द्वारा। यहाँ पर अब ऑटोसम भी लगा देते हैं। ये देखिए हमने ऑटोसम लगा दिया और इसे यहाँ से ड्रैग करके हमें पूरे सेल में खींच दिया इसको। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका भी एक फ़ायदा भी हम आपको और बताएंगे। तो ये हमने यहाँ से सारी सेटिंग ठीक कर ली है। अब यही सारी चीज़ें हमें इन सभी के साथ भी करनी है। तो
इन सभी को भी हम कैसे करते हैं बता देते हैं। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद में आप डेवलपर टैब में दोबारा से जाइए और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए। बस आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब आप इन सभी सेल्स के साथ में यही प्रक्रिया अगर दोहराना चाहते हैं, इसी तरीके से सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं, योग लिखना चाहते हैं, विषय लिखना चाहते हैं और उन सभी को सम भी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जहां आपने पहला सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसी तरीके से आप स्पाइडरमैन वाले सेल के सामने भी चले जाइए या जो आपका दूसरा स्टूडेंट है उसके सामने चले जाइए और मैक्रोज़ के ऑप्शन पर जाइए। हमने कौन सा मैक्रो बनाया था? मैक्रो 5 हमने इसके लिए बनाया था। इसको यहाँ से रन करा दीजिए। आप देखिए ये यहाँ पर सारे उसी तरीके से जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है। इसी तरीके से तीसरे के सामने भी आप यही कर सकते हैं। ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरीके से चौथे के लिए भी आप ये कर सकते हैं, ये भी हो गया। पांचवें के लिए भी आप यही कर सकते हैं, यहाँ ये भी हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मैक्रोस न खोलना पड़े तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए। हमने यहाँ पर शॉर्टकट की बनाई थी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में N, तो आप वो भी यहाँ पर रन करा सकते हैं। इसी तरीके से आप बार बार मैक्रो को रन करा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी भी बार आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं, ये बार बार उसी तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर आपके लिए उदाहरण के लिए एक टेबल मैंने और बनाई है। आप देखेंगे यहाँ पर वही स्टूडेंट हैं, उनके हमने विषय भी टाइप कर रखे हैं, उनके नंबर भी हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हर सेल के नीचे, हर विषय के नीचे उनका योग भी हमें लिखना था, जो कि हमसे छूट गया है। अगर हम इसे मैनुअली करेंगे तो हम सभी विषय के नीचे यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इन सभी को एक एक करके सम कराएंगे। तो ये मैनुअल प्रक्रिया हमें एक बार करनी है और उसके बाद में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मैक्रो की सहायता से सभी पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड के ऑप्शन पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला आप ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा आपको इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर आप इसे वो चीज़ नहीं बताएंगे तो ये आपके डेटा को उल्टा सीधा भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जो ये पहला स्टूडेंट है उसके लिए हमें सम करना है, तो रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं सम। और इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम शिफ्ट का बटन और प्रेस कर लेते हैं और इसे दबा देते हैं L के साथ में, इसे ओके कर देते हैं। अब आप एरो की से नीचे जाएंगे और हमें एक जो रॉ है वो यहाँ इंसर्ट करानी है, तो आप रॉ को यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर योग टाइप करेंगे और जो ऊपर वाले अंक हैं उनके लिए यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दबाएंगे। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि अगर ऐसा हमें बार बार करना हो तो इसकी क्या कमांड है, तो आप मैक्रो लगाकर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्रो लग गया है। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। यहाँ से ये मैक्रो स्टॉप हो गया। अब सभी के लिए हमें यही करना है, तो आपको सिंपल इतना करना होगा, या तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग करें या फिर आप यहाँ से मैक्रोस की लिस्ट पर जाएं। तो ये सम वाला मैक्रो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार हम यहाँ से भी रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए इसके नीचे ये आ गया। अब एक बार हम शॉर्टकट की से और करा के देख लेते हैं। आप देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल L हमने बताया था और एक एक करके आप सभी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए बस आपको एक सीरीज़ बनानी होगी और इसे बताना होगा कि आप किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। अब अगर आपके पास ऐसी ही कोई रॉ है और आप वहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिलीट करना है या कोई रॉ इंसर्ट कराना है तो आपको उसे सीरीज़ बताना होगा कि इस सीरीज़ में आपको चलना है और काम करना है। अब आता है नंबर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का। तो इसका अर्थ ये है अगर आप इसे नहीं दबाएंगे तो ये हर बार पहले ही सेल से उस मैक्रो को रन करेगा। इसको यहाँ से हटा के देख लेते हैं और एक बार कोई मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हमने मैक्रो 7 रिकॉर्ड किया, तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करा देते हैं और मैक्रो को स्टॉप कर देते हैं। अगली बार हम मैक्रो 7 को जब रन कराएंगे और हम चाहते हैं कि वो दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट के अंग्रेजी विषय के नीचे एक रॉ इंसर्ट करे, तो वो इसको नहीं कर पाएगा। हम इसको एक बार रन करा के दिखा देते हैं आपको। हमने मैक्रो 7 यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, तो आप देखेंगे वो पहले सेल से ही उसे मान रहा है। वो दूसरे वाले जो ऑप्शन था दूसरे वाले स्टूडेंट पर हम उसको ले जाना चाह रहे थे, वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन प्रेस करना होगा, अन्यथा वो पहले ही सेल से उसको लेगा। अगर A1 से शुरू कर रहा है तो A1 से ही उसको अप्लाई करेगा। अब आता है मैक्रो के लिए आप यहाँ पर बटन कैसे बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आपको जाना होगा, ये जो टूल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस क्लिक कर दीजिए। कहीं भी इस बटन को क्रिएट कर लीजिए और यहाँ जैसे ही आप बटन क्रिएट करेंगे आपको सभी मैक्रोज़ की लिस्ट मिल जाएगी। तो हमें ये सम वाला मैक्रो जो है उसके लिए बटन बनाना है। आप इसे क्लिक करके ओके कर दीजिए।
और अगली बार जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कर्सर यहाँ पर रख लीजिए, तो आप देखिए वो मैक्रो इस बटन को प्रेस करने से ही काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं। हमने इन दोनों कॉलम्स के जो नाम लिखे हुए थे उनको यहाँ पर एक कॉलम में कंबाइन कर दिया है। और अगर आपने पहले से ही नाम कंबाइन कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि ये नाम इस तरीके से अलग अलग आ जाएं, यानी नाम अलग आ जाए और पिता का नाम अलग आ जाए, या पता भी लिखा हो तो वो भी अलग आ जाए, तो इसे कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप खोलेंगे MS वर्ड। MS वर्ड जब ओपन हो जाएगा तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे बतौर टेबल यहाँ पर पेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट का। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, कीप टेक्स्ट ओनली। जब आप कीप टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करेंगे तो ये जो टेबल है आपकी, ये बतौर टेक्स्ट कॉपी कर दी जाएगी। अब इसके बाद आपको इसे करना क्या है, आप इसे अलग अलग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो पुत्र हमने बीच में लगाया हुआ है इसे हटाएंगे। तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl A से और Ctrl F का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर रिप्लेस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और जहाँ पर आपने ये जो पुत्र लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए रिप्लेस में हमने पुत्र को पेस्ट कर दिया और पुत्र की जगह पर हम यहाँ पर डैश का ऑप्शन लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पर डैश लगा दिया है हमने और इसे रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप देखेंगे जितनी जगह पुत्र लिखा हुआ था वो सभी जगह से रिप्लेस हो गया, सिवाय इसको छोड़ के। तो इसको या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, अगर फीमेल्स ज़्यादा हैं तो आप उनको रिप्लेस कमांड से ही चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर पुत्र लिखा हुआ था वहाँ सभी जगह पर डैश आ गया है। अब आपको सिंपल करना ये है कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर टिक लगा दीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया जाएगा 2। आपकी रो हैं 11 और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फिक्स कॉलम विड्थ, यहाँ पर उसको ऑटो रखना है। और इसके बाद यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आप जो टेबल बनाने वाले हैं उसको डिवाइड कैसे करेंगे, कॉमा से करेंगे, टैब से करेंगे या किसी अदर ऑप्शन से करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो एक डैश लगाया था हमने अदर ऑप्शन में उसको डैश को ले लिया है, या आप इसकी जगह और कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डैश सभी में कॉमन है तो आप यहाँ पर डैश ले लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट था वो दोनों अलग अलग हो गए हैं, यानी कि आपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप टेबल को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब आप जैसे चाहें वैसे इसे आगे पीछे कर सकते हैं या उठाकर MS एक्सेल में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से इसे MS एक्सेल में ले जाने के लिए सिंपल आपको इसे कॉपी करना है और MS एक्सेल में जाने के बाद आपको सिंपल इसे पेस्ट करना है। तो आप जब देखेंगे जब इसे पेस्ट करेंगे आपके सारे नाम उन कॉलम्स में अपने आप आ जाएंगे। अब आप कॉलम विड्थ और कॉलम हाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। एक बार हम और बता देते हैं कि यहाँ पर जो टेबल है उसे टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, चाहे तो आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है लेआउट में और लेआउट में सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक कीजिए। आप चाहें तो टैब मार्क लगा सकते हैं, आप चाहे कॉमा लगा सकते हैं और अदर ऑप्शन के तौर पर आप कोई भी मार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। इसे ओके कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका टेबल दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब बात रही कि इसको अपने हिसाब से चेंज करने की, तो आप यहाँ पर डैश की जगह कोई भी टेक्स्ट फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसोलिडेट कमांड को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल बनाई हैं और तीनों में एक जैसा डेटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 नाम लिखे हुए हैं और 6 नाम इस टेबल में भी हैं और यही 6 नाम इस टेबल में भी हैं। अब इन तीनों को हमें एक जगह कंसोलिडेट करना है, यानी पता करना है कि राम के कुल कितने अंक हैं। तो हम इसे कैसे कंसोलिडेट करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आपको जाना होगा मेन्यू बार में, यहाँ पर डाटा में, यहाँ पर आपको डाटा टूल्स में कंसोलिडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर दिए गए हैं फंक्शंस, जिसमें सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है। आप जो भी फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर सम करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो राम इन तीनों टेबल्स में है उसका एक जगह सम होकर आ जाए। तो यहाँ से सम को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको देना होगा रेफरेंस,
तो यहाँ पर 3 टेबल दी गई हैं और तीनों टेबलों को अलग अलग आपको यहाँ पर रेफरेंस देना होगा। तो इसके बराबर में ये जो बटन है इसको क्लिक कर दीजिए, पहली टेबल को सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ऐड करा लीजिए। तो ये जो टेबल है ये रेफरेंस बतौर यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके बाद आप दूसरी टेबल सेलेक्ट कीजिए बिना कहीं और क्लिक किए, तो ये दूसरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी यहाँ पर ऐड करा लीजिए। इसी तरह से तीसरी टेबल सेलेक्ट कीजिए और इसको भी यहाँ पर ऐड करा दीजिए। आप देखेंगे ये जो हमने तीनों टेबल सेलेक्ट की हैं इन सब का जो डेटा कंसोलिडेट होकर आएगा, जो सेल हमने जहाँ पर पहले लिया था सेलेक्ट करके वहाँ पर आएगा। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, आपको डेटा ले कहाँ जाना है उस सेल को पहले से ही सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देगी, यूज़ टेबल इन। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है टॉप रो और एक है लेफ़्ट कॉलम। तो हम लेफ़्ट कॉलम को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो जिसमें ये जो सभी नाम हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको यहाँ से टिक लगा दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो तीनों टेबल हैं वो कंसोलिडेट होकर एक जगह आ गई हैं और जो राम था 3 जगह उनका टोटल होकर यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से सभी नामों का टोटल होकर यहाँ पे आ गया है। अब एक चीज़ और, अगर ये टेबल में एक ही टेबल में 2 जगह नाम होते, यानी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे अब ये जो तीसरी टेबल है इसमें हर नाम डबल बार टाइप किया हुआ है, तो क्या ये कंसोलिडेट हो पाएगा? तो एक बार करके देख लेते हैं। इसको अलग से यहाँ पर, तो यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं और इस टेबल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी ऐड करा लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे ये जो तीनों टेबल हैं, चाहे इसमें नाम डबल हो या ट्रिपल हो, वो तीनों टेबल का जो डेटा है वो कंसोलिडेट होकर नीचे आ गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने सुरेश और रमेश को कुछ अंक दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कॉलम्स को कुछ नाम भी दिए हैं आपको समझाने के लिए, ए, बी और सी। तो ए में हमने मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक को रखा है, बी में हमने स्कोर यानी प्राप्तांक को रखा है और सी में हमने प्रतिशत यानी परसेंटेज को रखा है। अब पहला वाला जो सेक्शन है उसमें हम आपको ये समझाएंगे कि अगर आपके पास मैक्सिमम मार्क्स और स्कोर है तो आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला तो अगर आपने सेल को प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं किया है तो, यानी अगर आपने सेल की फॉर्मेट परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं की है तो आप प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 600 में से और 24 अगर स्कोर हुआ है तो ये इसका कितने प्रतिशत होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला टाइप करेंगे। इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल टू और सबसे पहले जो स्कोर आपको मिला है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यानी कॉलम बी को, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद आप स्टार यानी गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आप 100, यानी अब आपने स्कोर में 100 को गुणा कर दिया है। उसके बाद आप लगाएंगे बटे का निशान, इसे कहते हैं हम ऑब्लिक, और इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम मार्क्स को। तो ऐसा करने से जो आप देखेंगे कि ये जो स्कोर हुआ था ये 4% है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है, यानी आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर नंबर्स में एक आइकन आपको दिखाई देगा परसेंटेज स्टाइल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सेल है उसमें परसेंटेज का आइकन आने लग जाएगा। अगर ये आपने कन्वर्ट कर रखा है तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। आपको सिंपल बराबर का निशान लगाना है, पहले आपको स्कोर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऑब्लिक करना है यानी बटा करना है, और उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर 4% निकल के आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, आपको प्रतिशत निकालना है किसी पूर्णांक का, यानी आपको 600 का 4% निकालना है, तब आप क्या करेंगे। तो स्कोर को हम हटा देते हैं और हम निकालते हैं 600 का 4%। तो इसके लिए आपको करना होगा, आपको लगाना होगा यहाँ पर बराबर का निशान। इसके बाद में आपको जो कॉलम ए है, जो पूर्णांक है आपका, उसको सेलेक्ट करना होगा, आपको फिर गुणा का निशान लगाना होगा, और उसके बाद जो आपका प्रतिशत का जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करना होगा, यानी हमें निकालना है 600 का 4%, और इसको आपको भाग देना होगा 100 से। हमने यहाँ पर 600 को सेलेक्ट किया, उसको गुणा किया हमने 4 से और उसको भाग दिया हमने 100 से, यानी कि 600 को मल्टीप्लाई किया 4 से और डिवाइड कर दिया 100 से। इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 24 मिल जाएगा। अब आप प्रतिशत को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आप परसेंटेज चेंज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो अंक हैं वो भी बदलते जाएंगे। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, यदि आपने उस सेल को, जो प्रतिशत वाला सेल है, उसको आपने परसेंटेज की स्टाइल में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये और भी ईजी हो जाता है। आपको सिंपल यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है, ए को सेलेक्ट करना है और सी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी प्रतिशत को उससे गुणा कर देना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्राप्तांक मिल जाएंगे।
अक्सर करके हम मार्कशीट या ऐसा कुछ भी जब बनाते हैं तो ये परसेंटेज का जो फॉर्मूला है ये बहुत काम आता है। ऑफिस में भी कई जगह हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए। कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल की एक वर्कबुक है जिसमें कि 4 शीट हमने बना रखी हैं। एक शीट है 2016 की, एक 2017 की और एक 2018 की, और इन तीनों शीटों में एक जैसा डेटा फीड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रमेश, सुरेश, महेश के तीनों के हिंदी, इंग्लिश, गणित और इतिहास के अंक हैं और ये तीनों अलग अलग सालों के हैं। अब चौथी जो शीट है वो इन टोटल तीनों सालों की एक शीट बनी हुई है और इस चौथी शीट में हमें इन तीनों शीटों का जो डेटा है वो लेना है और उसके अलावा उसको अपडेट भी रखना है। तो ये करना बहुत आसान है। इस तरीके को हम 3D रेफरेंस कहते हैं। हम तीनों शीटों का रेफरेंस प्लस करके इस चौथी शीट में देने वाले हैं। इसके अलावा एक अलग वर्कबुक भी है हमारे पास, उसका भी रेफरेंस हम इसमें लेने वाले हैं। और तीसरी चीज़ हम करने वाले हैं MS वर्ड की फ़ाइल को MS एक्सेल की फ़ाइल से कैसे लिंक करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाना है रमेश वाले कॉलम में और यहाँ पर दबाना है आपको बराबर का निशान। फिर जाना है आपको 2016 वाली शीट पर। यहाँ पर जो हिंदी के अंक हैं रमेश के, उसी कॉलम को सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे ऊपर इसका रेफरेंस आ गया होगा, प्लस का निशान दबाना है। फिर जाना है 2017 वाली शीट पर। यहाँ भी रमेश के साल 2017 के अंकों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दबाना है आपको फिर से प्लस का निशान और जाना है फिर से 2018 वाली शीट पर और यहाँ आपको फिर से हिंदी के उन्हीं अंकों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, तीनों शीटों का रेफरेंस यहाँ पर आ गया है और आपको दबाना है सिर्फ एंटर का बटन। तो आप देखेंगे रमेश के जो तीनों सालों के अंक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और ऊपर अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो तीनों शीटों का रेफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सिंपल आपको इसे ड्रैग करना है तो सभी शीटों के जो रेफरेंस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। इसको इस साइड भी आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं तो आप देखेंगे सभी लोगों के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप किसी भी शीट पर कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे कि 45 की जगह हम 55 कर देते हैं, तो आप देखेंगे शीट नंबर 4 पर वो अपडेट अपने आप हो जाएगा। जैसे कि अभी हम हिंदी के अंक रमेश की सभी जगह 0 कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हमने 0 कर दिया, यहाँ से भी हमने इसे 0 कर दिया। आप देखेंगे 2018 में केवल 25 अंक बचे, तो यहाँ पर जो अपडेट है वो 25 हो जाएगा। अब किसी बाहर की वर्कबुक से अंदर वाली वर्कबुक को कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर में 2015 का कुछ डेटा फीड कर रखा है और अब आप देखेंगे कि इस 2015 वाली फ़ाइल को हम किसी दूसरी वर्कबुक से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। या 2015 के साथ में हम 2016 वाली जो शीट है उसको यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। तो ये डेटा हम यहाँ पर साइड में ले लेते हैं। हमको सिंपल दबाना है यहाँ पर बराबर का निशान, सेलेक्ट करना है अपनी इस वाली शीट को जो हमारे हिंदी के अंक हैं, प्लस दबाना है और उसके बाद हमें वो दूसरी शीट जो है वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोनों शीट एक साथ में ओपन होंगी तभी ये डेटा वहाँ पर अपडेट हो पाएगा। बस अब यहाँ के भी जो हिंदी के टोटल अंक हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर जो रेफरेंस आया है वो आया है आपकी जो पहली शीट है C3 के साथ में जो टोटल शीट है वो आपकी यहाँ पर जुड़ गई है। अब इसको सिंपल आपको एंटर करना है तो आप देखेंगे कि आपकी ये वाली जो शीट है उसके साथ में आपकी 2016, 17, 18 वाली जो शीट है वो कनेक्ट हो गई है। अब तीनों सेलों के साथ में उन तीनों सेलों को जोड़ना है तो बस इसको यहाँ पे साइड में इस तरीके से ड्रैग कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो डेटा हमें मिला है ये 2015 से लेके 16, 17, 18 4 साल का डेटा हमें यहाँ पर मिल गया है। और अगर पिछले वर्कबुक में हम कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए किसी भी सन में हम यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं तो जो इफ़ेक्ट है वो इस शीट पर अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि MS वर्ड को एक्सेल से कैसे लिंक करते हैं और कैसे एक्सेल की वर्कशीट के जो रेफरेंसेस हैं वो MS वर्ड में कैसे देते हैं। यानी अगर आप MS एक्सेल में कोई भी अपडेट करते हैं और वो शीट आपने दे रखी है MS वर्ड में तो कैसे वो वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो पाएगी। आमतौर पर हम लोग करते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हम कोई भी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं MS वर्ड में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इस तरीके से कॉपी और पेस्ट करते हैं तो ये डेटा है वो अपडेट नहीं होता है। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस हम करेंगे तो वो MS वर्ड में अपडेट नहीं होगा। अपडेट कैसे होगा इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। हम इसे शीट को हटा देते हैं तो यहाँ पर जाते हैं हम शीट पर, इस शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। सिंपल यहाँ तरीका तो आप बिल्कुल सेम है। आप जाते हैं MS वर्ड की शीट पर और यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको पेस्ट पे नहीं जाना है, आपको जाना है पेस्ट स्पेशल पे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक पेस्ट का और एक पेस्ट लिंक का। आपको पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है और ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए।
अब आप देखेंगे जो आपकी शीट थी वो यहाँ पे लिंक हो गई है और जो सारे लिंक हैं वो आपके अपडेट रहेंगे हमेशा। अब इसको सेव कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि हमारे लिंक अपडेट होंगे या नहीं होंगे। हम यहाँ पर कोई बदलाव करते हैं, हम 100 की जगह यहाँ पर 200 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, जाते हैं MS वर्ड की शीट पर। आप देखेंगे भी 200 नहीं हुए हैं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप राइट क्लिक कीजिए, अपडेट लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे अपडेट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर 200 हो गए हैं। इसके अलावा इस फाइल को जब भी आप क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करेंगे तो भी ये लिंक अपडेट हो जाएंगे। अगर आपके सिस्टम में नहीं होते हैं तो आप ऑफिस बटन पर जाइए, वर्ड ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर आप जाना है आपको एडवांस के ऑप्शन पर और यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा जनरल का ऑप्शन, ये वाला। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट ऑटोमेटिक लिंक एट ओपन, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जब भी अगली बार इस शीट को आप क्लोज़ करके और ओपन करेंगे तो डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम 200 की जगह 500 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और अपनी वर्ड वाली फाइल को दोबारा से खोलते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपडेट करना चाहते हैं, इसे यस कर दीजिए। आप देखेंगे डेटा अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो गया जो आपने एक्सेल की शीट से लिंक किया था। तो इस तरीके से आप 3D रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड एक्सेल की फाइल को जोड़ने के लिए, अपने एक्सेल की वर्कशीट्स को जोड़ने के लिए और अलग अलग वर्कबुक को जोड़ने के लिए। तो आपने कुछ इस तरीके के फॉर्म भरे होंगे अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कहीं जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर आपको इस तरीके का मिला होगा कि आपकी जन्मतिथि आप बताइए और 1 जनवरी 2018 को यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए एक आयु ली है, लेकिन आपको कोई भी एक डेट मिल सकती है जहाँ पर आपको ये बताना होता है कि इस डेट को आपकी एज कितनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़े गुणा भाग करने पड़ते हैं, लेकिन एक्सेल में इसे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आप वर्ष निकाल सकते हैं, माह निकाल सकते हैं और दिन निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे हम नीचे देख लेते हैं। हमने आपके जानकारी के लिए यहाँ पर नीचे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। तो एक्सेल में आज का दिन निकालने के लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू टुडे और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इससे आज की डेट आ जाती है। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी होगी, अगर आपको आज की डेट से अपनी डेट ऑफ बर्थ को घटाना है तो आप इस फॉर्मूले को अलग कहीं टाइप कर लीजिए। यहाँ पर हमें 2 डेटें चाहिए होती हैं और वो पहली डेट तो आपकी वो होगी जो आपकी जन्मतिथि होगी और दूसरी डेट वो होगी जिस डेट से आपको वो डेट कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर 1 जनवरी 2018 को कैलकुलेट करने वाले हैं कि वहाँ पर कितना वर्ष और कितने दिन और कितने माह होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विंडोज़ में एक सेटिंग करनी होगी डेट को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्सेल में जब डेट टाइप करते हैं तो किसी दूसरे कंप्यूटर में वो अलग तरीके से आती है, आपके सिस्टम में कुछ डेट अलग तरीके से आती है, कहीं महीना पहले आ जाता है, कहीं बाद में आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम की डेट सेटिंग को ठीक कर लीजिए। तो इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल पैनल पर चले जाइए। यहाँ पर आपको रीजन और लैंग्वेज सेटिंग में जाना है और जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर। यहाँ पर जाना है आपको डेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप शॉर्ट डेट वाला जो कॉलम है वहाँ पर इस तरीके से आप टाइप कर दीजिए मैनुअली, क्योंकि अगर आप इस तरीके से खोजेंगे तो शायद आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको मैनुअली टाइप करना होगा DD। देखिए दोबारा से कर लेते हैं हम। यहाँ आपको टाइप करना है DD-MM-YYY। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे जो साल है वो 4 अंकों में टाइप की है और जबकि डेट और मंथ को हमने 2-2 डिजिट दिए हैं। ये हमने इसलिए किया है कि वर्ष 4 डिजिट में होता है और दिन और महीने 2-2 डिजिट में होते हैं। इसे यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद इसको भी अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर आपके एक्सेल में डेट गलत आ रही होगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। पहले दिन आ जाएगा, उसके बाद महीना आ जाएगा और उसके बाद साल आ जाएगी। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर 1 जनवरी 2018 टाइप कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने डेट टाइप कर ली। अब इसमें से हम ऊपर वाली जो डेट है हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसे हम घटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है डेट में से साल निकालने के लिए आप टाइप करेंगे डेटेड इफ ऑब्लिक पहली डेट दूसरी डेट कॉमा वाई। तो इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। आगे हम 3 रॉ ले लेते हैं इसको निकालने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम साल निकालेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे DATED और इफ़। इसके बाद में आप ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद आप सेलेक्ट करेंगे पहली डेट को, यानी ये वाली डेट। इसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप दूसरी वाली डेट को। उसके बाद एक कॉमा और लगाएंगे और आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे वाई और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने हमें 33 साल निकाल के दे दिए। अब दूसरे नंबर जो कॉलम है उसमें हमें निकालना है जो साल के बाद महीने बचे, यानी कि 33 साल के बाद इस डेट में से कितने महीने बचते हैं। तो इसके लिए भी आप इक्वल टू करेंगे। उसके बाद टाइप करेंगे डेटेड इफ़
ब्रैकेट, पहली डेट कॉमा दूसरी डेट कॉमा, और उसके बाद टाइप करेंगे आप YM। अगर आप M टाइप कर देंगे तो ये दोनों डेट्स में से आपको महीने निकाल के दे देगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर 404 महीने इसे निकाल के दे दिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाया है YM, हमने यहाँ पर सिर्फ M लिखा था, तो हम यहाँ पर YM कर देते हैं, जिससे ये जो बचे हुए महीने हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। तो आप देखेंगे 33 साल निकालने के बाद यहाँ पर हमें 8 महीने बचते हैं। अब 33 साल 8 महीने निकालने के बाद में इन दोनों डेट में से कितने दिन बचते हैं वो हम इस सेल में निकालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बराबर का निशान, डेटेड, इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे, पहली डेट को चुनेंगे, दूसरी डेट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी हमें वही फार्मूला लगाना है जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है MD, महीने निकालने के बाद वो हमें दिन बताए। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ये जो डेट है इसमें से इस डेट को घटाया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो डेट आई है वो आई है 33 साल 8 महीने और 27 दिन। अब जब भी आप यहाँ पर डेट को चेंज करेंगे तो ये जो डेट है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कोई एक और डेट चेंज करके देख लेते हैं। आप देखिए ये भी डेट 1/1/2018 को हो जाएगी 32 साल 10 महीने और 7 दिन। तो इस तरीके से आप ये डेट बड़े आराम से अपने फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है इन तीनों जो सेल हैं उनको एक जगह लिखने की। तो उसके लिए आपको देखना होगा एंड वाला फार्मूला, वो हमने एक वीडियो में बताया है, और ये कुछ इस तरीके से जब आप एंड का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप जब भी यहाँ पर डेट चेंज करेंगे तो ये आपको साल वहाँ के बता देगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है एक्सेल में, जिसमें कि कुछ नाम हिंदी में लिखे हुए हैं और वही नाम हमें आगे इंग्लिश में भी लिखने हैं। इस टेबल में उनकी उम्र भी है। तो ये नाम इंग्लिश में लिखने के लिए एक्सेल में कोई ट्रांसलेट ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसे सीधे सीधे ट्रांसलेट कर पाएँ। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जुगाड़ लगा लेते हैं। हम ये जो टेबल है इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके आप इसको Ctrl+C कर लीजिए, और इसके बाद google.com खोलेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे गूगल शीट्स, क्लिक करेंगे। ये जो पहला रिजल्ट है आप उस पर चले जाएंगे। गूगल शीट्स जो होता है वो बिल्कुल एक्सेल की तरह ही एक ऑनलाइन टूल है, और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपके सिस्टम में MS एक्सेल नहीं है तो आप गूगल शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर गूगल शीट्स की फ़ाइल को एज अ एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बड़े आराम से खुल जाती हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैंक शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपने मेरी टेबल बनाई है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर वो सारे टूल दिए गए हैं जो MS एक्सेल में दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी शीट को पेस्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे जो शीट हमने एक्सेल में बनाई थी वो गूगल शीट्स पे आ गई है, और अब हमें ये जो नाम है ये इंग्लिश में टाइप करने हैं। तो इसको सिंपल आप बड़े आराम से यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है गूगल। तो आप देखेंगे जैसे ही आप गूगल टाइप करेंगे तो नीचे आपको गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट में आपको टाइप करना है आप किस सेल को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसका नाम। तो जैसे हम एक्सेल में देखते हैं वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे ये जो सेल है वो है B2। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे B2 और इसके बाद लगाएंगे हम एक कॉमा। तो जैसे ही हम यहाँ पर B2 टाइप करेंगे आप देखेंगे B2 जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस फॉर्मूले में आपको ये बताना है कि आपको किस भाषा से किस भाषा में ट्रांसलेट करना है, और उसका कोड वहाँ पर आपको डालना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नाम है वो हिंदी में लिखे हुए हैं, और आप हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के लिए यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा HI। तो इसके लिए आप लगाएंगे सेमीकोलन और लिखेंगे HI। उसके बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आप इसे किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो, तो यहाँ पर फिर से सेमीकोलन लिखेंगे और इंग्लिश का कोड लिखेंगे EN, कॉमा बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ सेकंड्स में ये जो नाम है वो ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सिंपल इतना करना है कि इस फॉर्मूले को आपको नीचे तक पकड़ के खींच देना है। तो आप देखेंगे वो सभी नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी इंग्लिश में ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ गए हैं। अभी आप आगे भी और कोई नाम अगर इस टेबल में लिखना चाहते हैं तो वो अपने आप यहाँ पर ट्रांसलेट होके आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर टाइप करना है कोई भी नाम। तो हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे नाम टाइप करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में वो नाम अपने आप यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके अलावा आप कोई और भी शब्द अगर यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर हम कुछ और भी टाइप करके देख लेते हैं।
तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर माई बिग गाइड भी टाइप किया है तो वो भी इंग्लिश में हो गया है, और हमने यहाँ पर टाइप किया है मुझे घर जाना है तो वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट को गूगल डॉक में ले जाइए और वहाँ पर उसे पेस्ट कीजिए। अब इसे दोबारा से एक्सेल में ले जाने के लिए आपको सिंपल इसे सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है, एक्सेल की शीट ओपन करनी है और जहाँ पे भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में लिखे हुए नामों को बड़े आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका आप ज़रूर अपना के देखें अगर आपके पास भी कोई ऐसी शीट है जिसमें लिखे हुए नामों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।